नमस्कार, रितम का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। हमारे शो बड़ी बात में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और ईरान के बीच जारी युद्ध जैसे हालात पर। पाकिस्तान और ईरान दो पड़ोसी देश हैं जिनके बीच गहरे राजनयिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। 1947 में पाकिस्तान के स्वतंत्र होने के बाद ईरान पाकिस्तान को सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में से एक था। दोनों देश मुस्लिम बहुल देश होने के नाते भी दशकों तक एक दूसरे के करीब रहे। पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान और ईरान के बीच संबंध खराब होते गए। बात यहाँ तक आ पहुंची कि आज दोनों देश एक दूसरे के साथ युद्ध करने पर उतारू हैं। क्यों? ऐसा क्या हुआ? इस पर चर्चा करते हैं। 16 जनवरी को ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आई कि ईरान की सुरक्षा एजेंसी IRGC ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सीमावर्ती क्षेत्र में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। खबर में बताया गया कि यह हमला सीमावर्ती पंजगुर इलाके में सुन्नी आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया था। ईरान की इस सर्जिकल स्ट्राइक की पुष्टि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी तुरंत कर दी और इसे पाकिस्तान की संप्रभुता पर हमला करार दे दिया। जाहिर है, एक न्यूक्लियर पावर होने का दुनिया में ढिंढोरा पीटने वाले देश के लिए शर्म की बात थी कि उनके करीबी मुस्लिम बरादर देश ने उनकी सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर डाली। ईरान ने यह हमला भी तब किया जब पाकिस्तान के कार्यकारी प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लिया से दावोस में मीटिंग कर रहे थे। आपसी संबंध सुधारने की बातें हो रही थी। ऐसे में पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ईरान की इस हिमाकत पर जमकर चर्चा होने लगी। पाकिस्तान ने आनन फानन में ईरान के एम्बेसडर को देश से निकल जाने का फरमान जारी किया और तेहरान से अपने एम्बेसडर को भी वापस इस्लामाबाद आने को कह दिया। यानी राजनयिक स्तर एक संदेश देने की तो की, लेकिन ईरान ने आधिकारिक तौर पर इसका कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान में एक तरफा हो हल्ला होता रहा। घर में किरकिरी होते देख सरकार ने मामले को डाइवर्ट करने के लिए मीडिया पर ईरान की सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ी चर्चा या न्यूज़ दिखाने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी, खासतौर पर इमरान खान के समर्थक अपनी आर्मी को लेकर कोसते रहे। वही आर्मी जिसने इमरान खान को महीनों से जेल में डाल रखा है। ऐसे में मरता क्या ना करता। पाकिस्तान ने 36 घंटों बाद ईरान की सीमा में कुछ किलोमीटर अंदर बलोच शरणार्थियों के टेम्परेरी गांव पर मिसाइल से हमला किया। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि ईरान में रहकर पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी साजिश को अंजाम देने वाले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फाइटर्स को इस मिसाइल स्ट्राइक से खत्म कर दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया में इसको पाकिस्तान के जवाबी हमले की तरह पेश किया गया। इस बार ईरान के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी किया। यह बयान एकदम सधा हुआ था, जिसमें ईरान ने बताया कि पाकिस्तान ने मिसाइल से गैर ईरानी गांव पर हमला किया, जिसमें कई गैर ईरानी मूल के लोग मारे गए। ईरान का इशारा पाकिस्तान जान बचाकर भागे बलूच शरणार्थी ही थे, जो कि पाकिस्तान आर्मी के जुर्म से बचकर ईरान में शरण लेकर रह रहे थे। इन्हीं को मारकर पाकिस्तान ने बलोच आतंकियों के मारे जाने की घोषणा कर डाली। अपने आधिकारिक बयान में ईरान ने पाकिस्तानी हमले को ईरान की संप्रभुता पर सीधा हमला बताया, लेकिन आगे ईरान इस पर क्या कार्रवाई करेगा, इस पर कुछ नहीं कहा। यही वो बात है जिससे पाकिस्तान घबराया हुआ है। नतीजा ये हुआ, दावोस स्विट्जरलैंड में पाकिस्तानी PM काकड़ के पहले से तय दौरे को खत्म करके तुरंत इस्लामाबाद लौटना पड़ा। पाकिस्तान समझ चुका है कि उन्होंने मिसाइल से जवाबी हमला करके भविष्य में आने वाली मुसीबतों का एक ऐसा पिटारा खोल दिया है जो बेहद खतरनाक हो सकता है। इसका अंदाजा पाकिस्तान आर्मी को है तो, लेकिन अभी वो हमले का करारा जवाब देने वाली इमेज को भुनाने में लगी है। भारत के साथ तो पाकिस्तान ने 75 सालों से संबंध युद्ध जैसे बनाकर रखे हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल में अफगानिस्तान में तालिबान भी पाकिस्तान के खिलाफ तलवार खींचकर खड़े हैं।
अब अपने तीसरे बड़े पड़ोसी ईरान के साथ संबंधों पर पाकिस्तान ने खुद ही मिसाइल से हमला कर दिया। यानी पहले से भिखारी होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान को अब 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ेगा, जिसके लिए पाकिस्तान ना तो काबिल है और ना ही तैयार। ऐसे में हर घंटे बिगड़ते हालात को कैसे और बिगड़ने से बचाया जाए, इसके लिए 19 जनवरी को पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ ने अपनी कैबिनेट और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति से अलग अलग बैठक की। देश की सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली कमेटी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक, जिसमें कैबिनेट के सदस्य, संयुक्त सैन्य स्टाफ कमेटी के चेयरमैन, 3 सेवाओं के सेना चीफ और ISI के डायरेक्टर जनरल शामिल होते हैं। सबने ईरान के कहर से बचने के लिए घंटों माथापच्ची की। नतीजा ये हुआ कि बातचीत शुरू की जाए और बातचीत के जरिए हालात सुधारने की कोशिश की जाए। मीटिंग में मामले को शांत करने के लिए ईरान में दोबारा एम्बेसडर की नियुक्ति करने और ईरान के एम्बेसडर को इस्लामाबाद में अनुमति देने का भी फैसला किया। जिस पाकिस्तान ने 48 घंटे पहले ही रोक लगाई थी, तुरंत पाकिस्तान के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला को फोन मिलाया और बातचीत से मसले का हल निकालने की गुहार लगाई। दोनों मंत्रियों की बातचीत लगभग 45 मिनट चली। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय का दावा है कि अभी ईरान ने भी बातचीत से हल निकालने की बात मानी है, लेकिन ये दावा पाकिस्तान का है। ईरान ने अभी आधिकारिक तौर पर इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन ईरान ने तुरंत ही बड़े पैमाने पर एयर डिफेंस ड्रिल शुरू कर दी है। ये ड्रिल पाकिस्तान से सटे सिस्तान प्रांत से लेकर खुजेस्तान प्रांत तक एक बड़े क्षेत्र में चलाई जा रही है, जिसमें ईरान अपने ड्रोन सिस्टम से लेकर मिसाइलों को रियल टाइम टेस्ट कर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। पाकिस्तान समेत मुस्लिम वर्ल्ड के तमाम देशों को अंदेशा है कि ईरान देर सवेर पाकिस्तान पर कार्रवाई जरूर करेगा। लिहाजा दोनों देशों का करीबी दोस्त चीन इस मामले को ठंडा करने में जुटा है। वो पर्दे के पीछे से ईरान को मनाने की कोशिश में जुटा है। पाकिस्तान तो पहले ही चीन की मर्जी के बिना कुछ करेगा नहीं। इस बीच रूस भी दोनों देशों को आपसी संबंध शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या होगा, और ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया ही क्यों? अगर आप ईरान के इतिहास और सैन्य कूटनीति को ध्यान से समझेंगे तो पाएंगे कि मुस्लिम देशों में सबसे पावरफुल और पड़ोसी देश सऊदी अरब से ईरान के संबंध बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। इसके पीछे ईरान के शिया बहुल और सऊदी का सुन्नी बहुल होना मुख्य कारण है। लेकिन इसके अलावा मुस्लिम देशों में मुखिया कौन होगा, इसकी रस्साकशी भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा तेल निर्यात नीति में लीडरशिप और पश्चिमी देशों से सऊदी के संबंधों पर भी ईरान विरोध करता रहा है। पिछले कई दशकों से ईरान की रणनीति रही है कि कैसे पश्चिम एशिया और मुस्लिम देशों का निर्विवाद लीडर बना जाए। इसलिए ईरान पिछले 3 दशकों से इराक, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन में जारी संघर्ष में खुलकर युद्ध लड़ रहा है। निर्णायक युद्ध में जीत सुनिश्चित करने के लिए ईरान न्यूक्लियर बम हासिल करने की कोशिश में जुटा है। यूएस, यूरोप और इजराइल ईरान की इस कोशिश पर लगातार पानी फेरते रहे हैं। ओबामा प्रशासन ने तो ईरान को बम बनाने से रोकने के लिए अरबों डॉलर का पैकेज तक दिया था। लेकिन अब जब इजराइल फिलिस्तीन में एक निर्णायक ऑपरेशन जारी है, वहीं इराक, सीरिया, लेबनान में भी जारी आंतरिक युद्धों में ईरान खुलकर हिस्सा ले रहा है, तो ईरान के पास आत्मरक्षा के नाम पर न्यूक्लियर बम को हासिल करने का सबसे सही वक्त है। ईरान दुनिया को, खासतौर पर अन्य मुस्लिम देशों को बता सकता है कि कैसे पूरी दुनिया उसके पीछे है। ऐसे में न्यूक्लियर बम एकमात्र रास्ता है अस्तित्व बचाए रखने का। अपने इसी केस को मजबूत करने के लिए संभवतः ईरान ने एक और मोर्चा खोलने का फैसला किया, वो भी दुनिया के एकमात्र न्यूक्लियर पावर वाले मुस्लिम देश के साथ। इससे ईरान के एक तीर से 3 निशाने सध जाते हैं। एक, ईरान दुनिया को बता सकता है कि ना सिर्फ इजराइल, यूरोप, यूएस ईरान के खिलाफ खड़े हैं, बल्कि अब उनके खिलाफ न्यूक्लियर पावर वाले मुल्क भी हैं।
लिहाजा अब तो न्यूक्लियर बम हासिल करना अनिवार्य हो जाता है। दूसरा, ईरान मुस्लिम देशों को बता सकता है कि देखिए कैसे एकमात्र न्यूक्लियर पावर वाला इस्लामिक देश पाकिस्तान भी यूएस, यूरोप और इजराइल के साथ खड़ा हो गया है। लिहाजा इस्लामिक दुनिया में ईरान अब एकमात्र लीडर बचता है जो इस्लाम को बचाने के लिए भविष्य का नेतृत्व कर सकता है। इसलिए ईरान के न्यूक्लियर बम का समर्थन करें। तीसरा, पाकिस्तान में पिछले एक दशक से कई सुन्नी आतंकी संगठन खड़े हो गए हैं जो शिया मुस्लिम बहुल ईरान में आतंकी हमले को अंजाम दे रहे हैं। ईरान की सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान और इन आतंकी संगठनों को ये मैसेज भी क्लियर हो जाता है कि ईरान आतंकियों को पाकिस्तान में घुसकर मारेगा, पाकिस्तान बचा नहीं पाएगा। जाहिर है ईरान ने बड़ा सोच समझकर ये दांव खेला है। यानी इसका मतलब ये है कि तुरंत पाकिस्तान के साथ ईरान के संबंध कुछ दिन सामान्य हो भी जाएं, तो भविष्य में युद्ध के हालात बनने की भरपूर संभावना है। ईरान के लिए ये समय इसलिए भी एकदम परफेक्ट है क्योंकि ईरान पहले ही इजराइल फिलिस्तीन के मसले में सीधे सीधे पार्टी बना हुआ है। लिहाजा इजराइल और यूरोप के दबाव को वो फिलिस्तीन के नाम पर बार्गेनिंग झेल सकता है। बचा अमेरिका। अमेरिका में फिलहाल एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहले से ही थके मांदे हैं। वो हर जगह सिर्फ अपनी बची कुची साख बचाने में लगे हैं, किसी नए मोर्चे पर नया युद्ध खड़ा करने की हालत में नहीं। आने वाले चुनावों में किसी नए युद्ध में फंसकर अपनी किरकिरी कराने से बचेंगे। ऐसे में ईरान अगर न्यूक्लियर बम हासिल करता है तो यूएस लीडरशिप अब सबसे कमजोर है, जिसका फायदा नए राष्ट्रपति के चुनाव होने से पहले ही उठा लिया जाए तो बेहतर होगा। ईरान इस सिचुएशन को समझ चुका है, लिहाजा अगले अक्टूबर तक ही ईरान के पास ये माकूल समय बचता है। अब बात पाकिस्तान की। इस खेल में पाकिस्तान कहां खड़ा है? पाकिस्तान में ईरान की सर्जिकल स्ट्राइक के सीधे दो नतीजे दिखाई देते हैं। एक है लॉन्ग टर्म इफेक्ट और दूसरा इमीडिएट इफेक्ट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, खासतौर पर ईरान की सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब देकर। पाकिस्तान ने भारत के साथ संबंध पहले से लगातार जारी युद्ध जैसे बना रखे हैं। दूसरे पड़ोसी देश अफगानिस्तान के साथ पिछले 2 वर्षों से पाकिस्तान के संबंध सीधे दुश्मन देश जैसे हो चुके हैं। पाकिस्तान के ही पाले हुए तालिबान आज बॉर्डर पर जब तक हमला करते रहते हैं। टीटीपी जैसे आतंकी संगठन तालिबान की शह पर अफगानिस्तान में ठिकाने बनाकर लगातार पाकिस्तान के भीतर हमला कर रहे हैं। नतीजा ये है कि भारत के साथ सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा मजबूत करने के अलावा अब अफगान बॉर्डर पर भी लगातार युद्ध स्तर पर तैयारी करनी पड़ रही है। यानी एक साथ 2 मोर्चों पर सुरक्षा, जिसके लिए पाकिस्तान के पास संसाधन नहीं है। तीसरा देश ईरान बचा, जिसके साथ पाकिस्तान 900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है। अब इस मोर्चे पर भी युद्ध जैसे हालात पैदा होते हैं तो पाकिस्तान इस काबिल है ही नहीं कि वो इस मुसीबत का मुकाबला कर सके। यानी जंग पाकिस्तान लड़ने से पहले ही हार चुका है। लेकिन तय है कि ईरान के साथ पाकिस्तान के हालात बदतर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सुन्नी आतंकी संगठन इतने शक्तिशाली और प्रभावशाली हो चुके हैं कि उनको ईरान की मांग पर खत्म करना भी पाकिस्तान के लिए संभव नहीं है। यानी ना तो सुन्नी आतंकी खत्म होंगे और ना ही ईरान के साथ युद्ध की संभावना। इसके अलावा पाकिस्तान ने कूटनीतिक स्तर पर भी एक साझीदार खो दिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के मुद्दों का समर्थन करता रहा है। वहीं पाकिस्तान में रहने वाली शिया मुस्लिम आबादी भी ईरान के लिए ज्यादा वफादार है। अपने ही देश में शिया मुस्लिमों को काबू करना भी पाकिस्तान के सिर टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। लेकिन दिलचस्प ये है कि इमीडिएट इफेक्ट के मामले में पाकिस्तान की मौजूदा सैन्य लीडरशिप के लिए ये मौका एक ऑक्सीजन की तरह बनकर आया है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान पर हमले की आशंका का डर दिखाकर ही 75 सालों से आर्मी वहां पर्दे के पीछे से राज करती रही है। पिछले 1 साल में इमरान खान ने आर्मी को सीधे चुनौती दे रखी है, जिसको आर्मी ने जेल में तो डाल रखा है, लेकिन पाकिस्तान में पहली बार आर्मी की आम जनता में कोई इज्जत नहीं बची। लोग सीधे सीधे आर्मी को गाली देते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर इमरान खान को सत्ता से दूर रखने के लिए
हर संभव हथकंडे अपना रहे हैं। इसके लिए पहले चुनावों को रोका गया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद 8 फरवरी को पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के लिए चुनाव होने हैं। इसलिए और इमरान खान की पार्टी के उम्मीदवारों को जेल में डाला जा रहा है। पीटीआई का चुनावी सिंबल भी छीन लिया गया है, जिससे इमरान खान के उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार की तरह चुनाव लड़ने को मजबूर हैं। ऐसे में अगर अब भी 8 फरवरी को वोटिंग में इमरान खान को रोक पाने से असीम मुनीर कामयाब नहीं हो पाए, तो ईरान के साथ युद्ध की आशंका के बहाने वो चुनाव के लिए देश भर में सिक्योरिटी ना दे पाने का बहाना बनाकर चुनावी तारीख आगे खिसका सकते हैं। सूत्रों की माने तो 19 जनवरी को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति में इसका प्लान भी तैयार कर लिया गया है। यानी लोकल सत्ता की रस्साकशी में आर्मी चीफ के लिए ये आपदा एक अवसर बनकर भी आई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ईरान की सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब मिसाइल हमले से देकर पाकिस्तान की आवाम के दिल में एक संदेश देने में कुछ हद तक कामयाब रहा है कि पाकिस्तान की सेना सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं कर रही, वो अपना काम यानी पाकिस्तान की सुरक्षा करने में अभी भी सक्षम है। लिहाजा पाकिस्तान आर्मी की इमेज बिल्डिंग में भी सिचुएशन थोड़ी अच्छी खबर लेकर आई है। यानी स्पष्ट है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट में भले ही पाकिस्तान के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली हो, फिलहाल आर्मी लीडरशिप इमीडिएट इफेक्ट के लुत्फ उठाने में बिजी है। यानी ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें सभी अपने अपने फायदे का गणित लगाकर बैठे हैं। असली फायदा किसको होगा, ये तो भविष्य की गोद में ही छिपा है। तो ये था बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा। आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। वहीं इस तरह के और प्रोग्राम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन प्रोग्राम्स को आप हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से भी सीधे देख सकते हैं। जय हिंद।